वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं एनएस गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी का एम्पायर कोचिंग हब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, स्वच्छ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में हिस्ट्री की क्लास के इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसका सिलेबस पता करा, कैसे हिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटा गया है: एंशियन, मिडिवियल, मॉडर्न हिस्ट्री, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। इन 3 पार्टों को हमने बांटा है हिस्ट्री में, और उनके अलग अलग पार्ट में अलग अलग चैप्टर्स हैं और इनसे ही मिलकर हिस्ट्री बनी है। फिर एक मैंने लास्ट में जाते जाते कल थोड़ा जल्दी वीडियो को ख़त्म करना पड़ा किसी काम के चलते। ये जो है स्वतंत्रता के बाद का भारत, ये एक तरीके से मैं आप मानो तो मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत का ही हिस्सा है। तो ये अलग नहीं है, लेकिन इसमें बांट रखा है तो इसको अलग पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एंशियन हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री मैंने कल समझाई थी। आई होप कि आपको इंट्रोडक्शन क्लास समझ में आई होगी कि हम किस तरीके से हिस्ट्री को पढ़ेंगे, हिस्ट्री को एक कहानी के रूप में लेके चलेंगे। क्योंकि अधिकतर चीज़ें जो कहानी के रूप में याद करी जाती हैं वो बच्चों को जल्दी याद होती है, वो बच्चों को ही क्या सभी को जल्दी याद होती है। बस मैं जब पढ़ाऊँ तो उस पढ़ी हुई चीज़ को अपने दिमाग में एक इमेजिनरी वर्ल्ड की तरह बनाते रहना। जैसे कोई भी मैं एक टॉपिक समझाऊँ तो उस टॉपिक को अपने ही दिमाग में इमेजिनरी वर्ल्ड की तरह बनाओ और उसे उसके नोट्स खुद बनाओ, ताकि आपको बहुत अच्छे से याद हो। मैं लिखाऊंगा, उसको सुनना, उसके नोट्स बनाना, ठीक है। तो पहले जैसे कि मैंने बताया था कि अपन शुरू करेंगे एंशियन हिस्ट्री, प्राचीन भारत। और प्राचीन भारत में पहला टॉपिक लेंगे क्या अपन, सिंधु घाटी सभ्यता। अब देखना, मेरे पढ़ाने का तरीका कुछ अलग होगा। मैं ये नहीं है कि मैं आपको थ्योरी समझाऊंगा, लेकिन लिखाऊंगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द चैप्टर, ताकि क्लास में ज़्यादा नोट्स ना बने और इम्पोर्टेंट लाइन जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो समझ में आए, और कहानी भी आपको समझ में आए कि क्या कहानी थी पूरी हिस्ट्री के थ्रू। तो पहला चैप्टर शुरू करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, या फिर इसे बोलते हैं इंग्लिश में इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, घाटी और वैली। देखना, इंडस जो है, पहले नाम से शुरू करता हूँ मैं, ठीक है। पहला जो चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर सिंधु घाटी सभ्यता, तो इसका नाम ये क्यों रखा गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों रखा गया? तो देखना, ये एक सभ्यता, पहले उल्टा चलते हैं, चलो ठीक है। तो सभ्यता यानी सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन क्या होती है? सिविलाइजेशन का सीधा सीधा मतलब है कि मानो कहीं लोग हैं, ठीक है, कहीं लोग हैं और वो लोग या दो से अधिक हैं, ठीक है। देखना, जैसे समझना, ये एक ह्यूमन है, ठीक है, ये एक ओनली वन पर्सन है, ये एक दूसरा ह्यूमन है, ये एक तीसरा ह्यूमन है, और ऐसे ही चलते चलते लगभग 10 ह्यूमन है, ठीक है। इन सभी से मिलकर जो एक निर्माण होता है वो होता है समाज का निर्माण होता है, ठीक है। समाज को अपन कहते हैं सोसाइटी। दो या दो से अधिक लोगों से मिलकर जिस संगठन का निर्माण होता है उसे कहते हैं सोसाइटी, ठीक है। अब देखना, इन्हीं सोसाइटियों का संग्रह, इन्हीं समाज का या फिर सोसाइटी को अगर बड़े पार्ट में बांटें, यानी कि दो, हाँ वही, दो या दो से अधिक समाज का मेल, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? तो ये एक सिविलाइजेशन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? तो ये एक सिविलाइजेशन का निर्माण करते हैं, सभ्यता का निर्माण करते हैं। ये तो मैंने समझाया, इसको अच्छे से लिखाता हूँ मैं आपको। ऐसा भी नहीं है कि मैं नोट्स बिल्कुल ही खराब, मतलब मैं चीज़ें लिखवाऊंगा खराब। तो पहला पॉइंट हमने समझ रहा,
हमने समझा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का पहला शब्द, जो लास्ट शब्द है सॉरी, वो है सभ्यता या फिर सिविलाइजेशन। क्या होती है? पहले तो दो या दो से अधिक लोग मिलकर एक समाज का निर्माण करते हैं। ऐसे ही दो या दो से अधिक समाज मिलकर एक सिविलाइजेशन या फिर सभ्यता का निर्माण करते हैं। ठीक है, सोसाइटी इज द फॉर्म ऑफ टू और मोर देन टू पीपल्स एंड द सिविलाइजेशन इज द फॉर्म ऑफ टू एंड मोर देन टू सोसाइटीज। यानी पहले लोग जोड़ेंगे जिससे समाज बनेगा, फिर समाज जुड़ेगा जिससे सिविलाइजेशन बनेगी। अर्थात जो मैं कह रहा हूँ कि इंडस वैली सिविलाइजेशन ये दो या दो से अधिक समाज से मिलकर बनी हुई सिविलाइजेशन है, इसलिए इसे सिविलाइजेशन नाम देते हैं। ठीक है, वैली होता है घाटी। ठीक है, और इंडस एक नदी है, आपको पता होगा सिंधु नदी। ये सभ्यता सिंधु नदी के पास में थी। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपने लिखा है ये सभ्यता किसे कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आप साथ में लिखेंगे, समझेंगे और अपने अनुसार नोट्स बनाएंगे। इसलिए मैं पहला पॉइंट हटा रहा हूँ और दूसरा पॉइंट लिखने जा रहा हूँ कि इसका जो मेन नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, वो क्यों पड़ा है? तो सिंधु नदी के समीप होने के कारण इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा है। अब देखना, पहले जैसे मैंने समझाया था आपको पिछली क्लास में कि आदि मानव विकसित होने के बाद वह आग से खाना पकाना सीखा। खाना पकाना सीखने के बाद उससे धीरे धीरे और ज़्यादा विकसित होता गया, तो वह नदियों के किनारे अपने कॉलोनियों को बसाने लगा। अब नदियों के किनारे क्यों? क्योंकि वह नदियों के किनारे उपजाऊ ज़मीन होती है। उपजाऊ ज़मीन में वो क्या करता था? तो खेती करता था। ठीक है, इसलिए पहले की जो सभ्यताएं, पहले की जो सोसाइटी होती थी, वो सभी सोसाइटी किसी न किसी नदी के किनारे होती थी। ध्यान रखना, कोई भी राज्य, कोई भी समाज, कोई भी सोसाइटी हमेशा आपको हिस्ट्री में किसी न किसी नदी के समीप ही मिलेगी। ठीक है, इसलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। ठीक, और नाम और भी हैं इसके, उसको आगे पढ़ेंगे। जैसे मैंने ये चित्र दिया है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक शहर है। ये है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो या फिर हिंदी और इंग्लिश में मोहनजोदड़ो। ठीक है, और ये सिंधु घाटी सभ्यता में मिली हुई कुछ मूर्तियां हैं। ये उनकी लिपियां हैं। ये देखिए, बैल बना हुआ है, ये चित्र हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जिसके बारे में वैज्ञानिकों को उसकी लैंग्वेज पता ना होने के कारण ये एक कम समझी हुई, या फिर यूं कहे कि एक इमेजिनरी सभ्यता। इमेजिनरी किस तरीके से? उनकी खोज को पूर्ण ना होने के कारण, मतलब इसकी जो लैंग्वेज है वो आज तक कोई भी साइंटिस्ट समझ नहीं पाए हैं। साइंटिस्ट बोल लो या आर्कियोलॉजिस्ट बोल लो, वह समझ नहीं पाए हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की सभ्यता की लैंग्वेज को। ठीक है, ये उनकी फॉर्म है। ये शहर बनाते थे पहले, ये कॉलोनियाँ हैं, देखिए ध्यान से। ये उनका एक शहर है जो कि गुजरात में है, जिसे कहते हैं लोथल। आज जो पोर्ट होते हैं, बंदरगाह होते हैं, उस समय, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ जो इसका टाइम पीरियड है सिंधु घाटी सभ्यता का, वो भी लिख देता हूँ। वो है
2500 BC से पहले 1700 BC यानी कि ईसा पूर्व। अभी मैं समझाऊंगा ईसा पूर्व और ईसवी। ठीक है, यानी 2500 से 1750 ईसा पूर्व की बात है जब इनके पास बंदरगाह था। और बंदरगाह था तो इसका मतलब साफ साफ है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग विदेशियों से व्यापार करते थे जहाज के जहाज के द्वारा। और सबसे ज़्यादा व्यापार जो होता था इनका मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ होता था, वो हम आगे पढ़ेंगे। ये इनकी कॉलोनी बनाने का तरीका है। जो आज शहर बस रहे हैं वो सेम इस पैटर्न पे लगभग लगभग सेम इसी पैटर्न पे बसते हैं। और एक शहर मिला है जो सबसे फेमस है, जो ये मैंने बताया, मोहनजोदाड़ो। जोदारो, इंग्लिश में मोहनजोदारो और हिंदी में मोहनजोदड़ो। ये ऋतिक रोशन की मूवी आई थी मोहनजोदड़ो, ये उसी में है। शायद इनका नाम सरमन था, हाँ सरमन नाम था उस मूवी में। ठीक है, तो ये उसी सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर बनी हुई मूवी थी। ठीक है, अब देखना एक चीज समझाता हूं मैं आपको कि देख सभ्यता द्वारा, मैं यूँ कह रहा हूँ कि सभ्यताओं द्वारा क्या होता है, सभ्यताओं द्वारा कल्चर को फॉलो किया जाता है। सभ्यताएं, क्योंकि देखना, कोई भी मानो 10 जने हैं या फिर 20 जने हैं या किसी सभ्यता में 100 जने हैं, तो 100 के 100 जने व्यापार करेंगे, बच्चे होंगे पढ़ेंगे, खेलेंगे, सब करेंगे और मनोरंजन भी करेंगे। और पहले मनोरंजन में ये रील्स या मोबाइल तो होते नहीं थे, तो पहले मनोरंजन में अलग अलग प्रकार की संस्कृतियों का डेवलपमेंट हुआ। तो हमेशा मेरी एक बात याद रखना कि समाज भले ही समाप्त हो जाता है परंतु उनकी संस्कृतियां कभी नहीं मरती हैं। उनके द्वारा किया गया जो जो बनाया गया कल्चर है वह कभी नहीं मरता है। समाज चाहे समाप्त हो सकता है लेकिन कल्चर या संस्कृति हमेशा बनी रहती है, हमेशा उसके बारे में लोग जानते ही रहते हैं, बल्कि टाइम के साथ उसके बारे में और ज़्यादा लोग जानते रहते हैं। ठीक है, अब मैं और चीज़ समझाता हूँ आपको, ये ईसा पूर्व और ईसवी के बारे में समझाता हूँ। ठीक है, तो गॉड ईसा मसीह के जन्म से पहले की चीज़ों को बोलते हैं ईसा पूर्व। मतलब उनके बर्थ से पहले के समय को कहते हैं ईसा पूर्व, उनके बर्थ के बाद के समय को कहते हैं ईसवी। ठीक है, उनके बर्थ से पहले के समय को कहते हैं, इंग्लिश में कहेंगे बिफोर द बर्थ ऑफ गॉड, बिफोर द बर्थ ऑफ गॉड, या फिर इसको बीसी कहते हैं, या फिर अब जो बोलते हैं तो बीसीई कहते हैं, बीसी बिफोर क्राइस्ट, या फिर बिफोर कॉमन एरा बोलने लग गए हैं अब, है ना। और ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को ईसवी कहते हैं, या फिर इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, एना डोमिनी बोलेंगे, या फिर इसको डिनोट करेंगे एडी से। और आजकल जो करते हैं वो करते हैं कॉमन एरा बोलते हैं, कॉमन एरा यानी सीई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये ईसा मसीह या फिर बीसीई बीडी या बी सी ए डी या बी सी बी सी ई, ये चीज़ समझ में आएगी। यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को बी सी या बी सी ई बोलेंगे, ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को ए डी या फिर सी ई बोलेंगे। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है अपना कि अब इस सभ्यता के बारे में जानेंगे। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी, तो इसकी अब देखना, किसी भी सभ्यता का जब इतिहास लिखा जाता है या फिर किसी भी चैप्टर का भी मान लो, तो उसका स्टार्टिंग से लेकर यानी उसकी हिस्ट्री, उसकी ज्योग्राफी सब पढ़ी जाती है, उसकी पॉलिटिक्स, उसकी राजनीति का तरीका,
किस प्रकार वो राजनीति करते थे, किस प्रकार उनकी राजनीति चलती आई है, वो तरीका भी वो तरीका भी सभ्यता, मतलब इस सभ्यता का को समझाने का तरीका। सॉरी, मैं थोड़ा गला ऐसे ही हो रखा है मेरा, ठीक है। तो चलो जानते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और समझाऊंगा कि ऐसा नहीं है कि सिंधु घाटी सभ्यता ही उस टाइम पे एक सभ्यता थी। उसके आसपास की और भी सभ्यताएं थी जो कि हमें देखने पर मिलती है, लेकिन अभी हम इंडिया की बात कर रहे थे इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके आसपास की सभ्यता जैसे चाइनीज सभ्यता भी उभर रही थी, और मेसोपोटामिया की सभ्यता ये भी थी, और एक थी मिस्र की सभ्यता। कौन सी थी? तो मिस्र की सभ्यता, या फिर इजिप्शियन सभ्यता, इजिप्शियन सिविलाइजेशन भी थी, ठीक है। तो इजिप्ट, आपके दिमाग में जब इजिप्ट नाम आता है तो इजिप्ट नाम आते ही सबसे पहले क्या आता है पता है ना मेरे को? सबके दिमाग में एक ही चीज आई होगी, मम्मी, ठीक है। पिरामिड्स, हाँ, एक आते हैं पिरामिड। इजिप्ट अपनी मम्मीज और पिरामिड के लिए फेमस है, लेकिन सबसे मेन और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इजिप्ट से भी ज़्यादा पिरामिड्स किसी और देश में है, और उस देश का नाम है सूडान, जिसमें 218 से भी ज़्यादा पिरामिड्स हैं। लेकिन सबसे ऊंचे पिरामिड्स किस में है? तो इजिप्ट में है, सॉरी, ठीक है। और एक ये ऊपर के एरिया में थी ग्रीक सभ्यता। ग्रीक सभ्यता उस टाइम इतनी फली फूली नहीं थी, चाइनीज सभ्यता। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन और मेसोपोटामिया सभ्यता, इन दोनों सभ्यताओं के बीच में व्यापार होता था अधिकतर क्या, सबसे ज़्यादा व्यापार इन दोनों ही सभ्यताओं के बीच में हमको देखने को मिलता है। इसी के एविडेंस मिलते हैं। अब आप पूछना चाहोगे कि सर इसके एविडेंस कैसे मिलते हैं? तो मैंने बताया कि जो लोथल शहर है इससे व्यापार करते थे लोग, ठीक है। और पहले जो व्यापार होता था वो दो चीज़ों से, वस्तु विनिमय, या फिर कोई, अब मान लीजिए मैं उन चीज़ों को सिक्के बोलता हूँ, ठीक है। और सिक्के इस युग में होंगे कांस्य के, ठीक है। किसके होंगे? ब्रॉन्ज के सिक्के, मान लो ब्रॉन्ज के एक बार, ठीक है। तो कुछ ऐसी आकृतियाँ या कुछ ऐसे सिक्के बोल लो कॉमन चीज़ के लिए, वो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के मेसोपोटामिया में मिले हैं। अर्थात इनका व्यापार मेसोपोटामिया से ज़्यादा होता था, उनका व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया से ज़्यादा था। अब सिक्कों पर कुछ आकृतियाँ ऐसी हैं जो कि हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन पर मिली है, सेम आकृतियाँ हमें मेसोपोटामिया पर मिली हैं। इसलिए कहते हैं कि मेसोपोटामिया और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बीच में व्यापार अधिकतर होता था। अब देखिए, ये एक शहर है, ये शहर है शायद मोहनजोदाड़ो वाला ही शहर है। ये पाकिस्तान में, अभी पाकिस्तान में। अब देखना, जैसे ये एक घर है, इसके चार ये देखना, ये रोड जा रही है, फिर यहाँ पर कहीं एक चौराहा है, ठीक है। फिर ऊपर जाके इनके पहले राजा नहीं होते थे, पहले प्रमुख मंत्री या ऐसे कुछ होते थे। तो ये जो एरिया होता था ऊपर का, इसका सेटाडेल कहते थे। इसके बारे में और जानेंगे, ठीक है। फिर एक सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई के समय हमें ये मूर्ति भी मिली है, जो मिली कहाँ पर है? ढोकरा, आल्सो स्पेल्ट ढोकरा, इज नॉन फेरर मेटल कास्टिंग यूजिंग द लोस्ट वैक्स कास्टिंग। वैक्स आती है ना, जिसको क्या बोलते हैं अपन, क्ले टाइप आती है, उससे बनी हुई मूर्ति है, और ये किसी टेक्निक से बनी हुई है। दिस टाइप ऑफ मेटल कास्टिंग हैज़ बीन यूज्ड इन इंडिया फॉर ओवर 400 ईयर्स एंड इज स्टिल यूज्ड। यानी ये 4000 सालों से इस तरीके की जो ये मूर्तियाँ बनाने की प्रक्रिया है, ये इंडिया में चली आ रही है। वन ऑफ द अर्लीस्ट नोन लॉस्ट वैक्स आर्टफैक्ट इज द डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदड़ो। अब ये जो मूर्ति है, और एक मोहनजोदड़ो में मिली है डांसिंग गर्ल की मूर्ति, ये मोहनजोदड़ो में मिली है। मतलब पहले एंटरटेनमेंट के रूप क्या होते थे? डांसिंग हो गई और ये सब चीज़ें हो गई, ठीक है। और ये मोहनजोदड़ो के लोगों के कपड़े कुछ, अब देखना, मैं कह रहा हूँ कि इंडस वैली सिविलाइजेशन
तो मेरी बात समझना, इंडस वैली सिविलाइजेशन एक के बारे में हम जितना भी जान पाए हैं वो अधिकतर उसमें से 70% चीज़ें तो हमें उस समय के मिले हुए धातुओं से, मतलब धातुओं से मेरा मतलब है कि उनके चित्रों से समझ में आई है। बाकी 30% जो उनकी लैंग्वेज मिली है, उस लैंग्वेज को कोई भी आर्कियोलॉजिस्ट अभी तक नहीं समझ पाया है। इसलिए पूरी 100% जो सभ्यता है वो अजम्पशन पे है कि शायद ऐसा होता होगा, शायद ऐसा हुआ होगा। सॉरी। तो इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम शायद या अजम्पशन वाली सभ्यता कहते हैं। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा देता हूं मैं आपको कि इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे। सबसे पहले तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, मैंने कहा आपसे इंडस वैली सिविलाइजेशन। आई होप कि आपको क्लास समझ में और पसंद आ रही हो। इसे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंडस वैली सिविलाइजेशन ये तो एक नाम हुआ जिसको हिंदी में बोलेंगे अपन क्या, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, इसी सिविलाइजेशन के अन्य नाम, अदर नेम। सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ये तो एक बेसिक स्ट्रक्चर हुआ सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ाने का। सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, किस नदी के किनारे है, कल्चर क्या होता है, या सिविलाइजेशन किसे कहते हैं। अब यहाँ से पॉइंट लिखना शुरू करना, चाहो तो वो भी लिख सकते हो, वो भी बहुत काम की चीज़ें हैं जो ऊपर लिखाई हैं। ठीक है, इस सभ्यता के विभिन्न नाम या फिर कहें अदर नेम्स। ठीक है, विभिन्न नाम या अदर नेम्स। इस वाले में क्या होता है कि ये सिर्फ इंग्लिश पे जादू दिखाता है, हिंदी पे नहीं दिखाता है। ठीक है, तो पहली बात, जो पहला इसका अदर नेम है वो है हड़प्पा सभ्यता। पहला उपनाम जो है वो है हड़प्पा सभ्यता या फिर हड़प्पा सिविलाइजेशन। अब हड़प्पा सिविलाइजेशन को कहने का मेन ऐसा कोई प्रमुख या क्या बोले अपन इसे कि अचंभित करने वाला कोई ऐसा कोई कारण नहीं है। सबसे मेन और सबसे नॉर्मल कारण यही है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पहले शहर खोजा गया था जो सबसे पहले शहर खोजा गया था वो शहर था हड़प्पा। तो कौन सा शहर खोजा गया था सबसे पहले, तो हड़प्पा शहर को खोजा गया था। ठीक है, अब कब खोजा गया था, किसने खोजा था, कौन इसकी खोज करता है, वो समझते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता तो ये खोजी गई थी, ये शहर खोजा गया था 1922 में। सॉरी 1922 में नहीं, 1921 में खोजा गया था। हड़प्पा शहर को 1921 में खोजा गया था। और किसके द्वारा खोजा गया था, अब ये पढ़ेंगे। तो किसके द्वारा खोजा गया था, एक मिनट बस स्टूडेंट में पानी पी लो। हाँ, तो ठीक है, 1921 में हड़प्पा सभ्यता को खोजा गया। और किसके द्वारा खोजा गया, खोजकर्ता कौन थे, तो थे आर डी बैनर्जी लोग होते हैं अधिकतर बंगाल साइड के। ठीक है, इनका पूरा नाम था राखल दास बैनर्जी।
खोजकर्ता जो थे इनके 1 मिनट, मिनट को 1 मिनट टाइम देना। सॉरी, मेरे से एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो चुकी है यहाँ पर, और मैं भी इंसान ही हूँ तो मुझसे भी गलतियाँ होंगी ही। ठीक है, तो 1921 में जो हड़प्पा सभ्यता खोजी गई थी, उसे खोजने वाले आर्कियोलॉजिस्ट का नाम था, वो था हाँ, राय बहादुर दयाराम साहनी। जो मेन वर्ड आप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, और ये सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रथम शहर है जो किसी के द्वारा खोजा गया था। अब देखना, ये खोजकर्ता मैं बोल रहा हूँ, आर्कियोलॉजिस्ट बोल रहा हूँ, तो ये खोजकर्ता या इसकी खोज करने की कहानी कहाँ से शुरू होती है वो समझते हैं। ठीक है, तो आप अपने नोट्स में लिखना कि सबसे पहले ये जो आर्कियोलॉजिस्ट विभाग है, या इसकी थोड़ी नींव भी अगर कोई रखता है, किसी भी विभाग को बनाते टाइम एक पूरी स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। जैसे आप मान लो कि आपका सिलेबस है, आप मानो आप अभी 10th क्लास में, तो उसको स्टार्टिंग से शुरू करा जाएगा, आपकी नींव रखी जाएगी, आपके बारे में सब कुछ पता किया जाएगा मतलब कि आपके सिलेबस के बारे में। ठीक है, इसी तरीके से किसी भी डिपार्टमेंट को शुरू करने से पहले उसकी नींव रखी जाती है, उसकी पूरी प्लानिंग की जाती है किसी कोचिंग को खोलने से पहले। ठीक है, अब देखना, तो 1826 की बात है। कब की बात है? 1826 की बात है। चार्ल्स मेसन नाम का एक व्यक्ति था जिसने सर्वप्रथम इस पर प्रकाश डाला था। चार्ल्स मेसन ने सबसे पहले इस पर प्रकाश डाला था। प्रकाश डालने से मेरा मतलब है कि सबसे पहले इस जगह पर, जहाँ पर हड़प्पा मिला है, जहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता मिली है, यहाँ पर खुदाई करने के लिए सबसे पहले चार्ल्स मेसन ने बोला कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है जो इस दुनिया में एक नई क्रांति के रूप में उभर सकता है, या फिर जो इंडिया की हिस्ट्री को और मजबूत कर सकता है। ठीक है, लेकिन फिर इसकी बात पे तो ध्यान नहीं दिया गया। फिर उसके बाद एक साल आता है 1853 में क्या होता है? अलेक्जेंडर कमिंगन नाम का एक व्यक्ति आता है जिसने हड़प्पा का सर्वे किया। अब हड़प्पा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला शहर खोजा जाएगा हड़प्पा। अब ये एक एरिया है, जब तक हड़प्पा शहर को नहीं खोजा गया था, तब तक ये सिर्फ इस एरिया की खुदाई कर रहे थे, तो उन्हें नहीं पता था कि यहाँ पर हड़प्पा मिलेगा। लेकिन जब मिला तो उसके बाद में इसका नाम रख दिया गया हड़प्पा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कनिंघम ने, किसने? अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा का सर्वे किया। जब ये लाइनें बनी हैं तो ये हड़प्पा की खोज के बाद बनी है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कि फिर आता है अगला साल 1856। अब सर्वे किस बात पे किया था? तो जब चार्ल्स मेसन ने प्रकाश डाला तो उसकी बात को इतना गौर नहीं किया गया। लेकिन फिर 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम, ये आर्कियोलॉजिस्ट यही होते हैं कि अपने से पुराने लोगों की बातों को सुनते हैं और उस पर रिसर्च करने का थोड़ा और प्रयास करते हैं। ठीक है, लेकिन 1853 में भी फिर कनिंघम को इतना कुछ खास हाथ नहीं लगा था। लेकिन फिर 3 साल बाद, अब जैसे मैं ये दो नाम बोला, तो मेरे को पता है कि मैं भी नहीं जानता और आप भी नहीं जानते कि कैसे दिखते, क्या नहीं दिखते, क्या नहीं दिखते थे। लेकिन इतना पता है
कि अंग्रेज थे, तो एक इमेज लाओ दिमाग में कि अंग्रेज ऐसे दिखते थे। और 1826 की बात है जब उसने ऐसे बोला था। फिर लगभग 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 डबल की बात है, ठीक है, डबल से जस्ट 1 साल की बात है, यानी 27 बाद की बात है कि फिर एक और आता है अलेक्जेंडर कनिंघम, जिसने हड़प्पा का सर्वे किया। मतलब सेम ही चीज़ बोली है दोनों ने, ठीक है। फिर 3 साल बाद क्या होता है, अब देखना। अंग्रेज अंग्रेज क्या है, भारत में व्यापार करने से आए थे। फिर व्यापार करते करते उन्हें समझ में आया कि यहाँ पर रहने वाले राजाओं में फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई जा सकती है, जिसकी सहायता से वह फिर भारत पर राज करने लगे। अब राज करना है, अब मेन मोटिव तो क्या था, व्यापार करना। यानी भारत में उपस्थित चीज़ों को, अब अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे देश में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, या फिर इतने अच्छा व्यापार का सोर्स था उस समय कि अंग्रेजों ने यहाँ पर लगभग 200 साल मैं बोलूँ राज किया या फिर व्यापार किया। अब व्यापार के लिए, अब देखना, व्यापार में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ होती है, वो होती है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ट्रांसपोर्ट का साधन। अब ट्रांसपोर्ट के साधन उस टाइम जो हवाई जहाज या एरोप्लेन थे, उनका आविष्कार इतना कुछ खास था नहीं। तो पहले हुई थी ट्रेन। तो 1856 में ट्रेन की पटरियां बिछाने का काम चल रहा था। और ये काम कौन कर रहा था, तो 2 जने थे। अब 2 जनों का नाम आता है, एक है जॉन बर्टन और दूसरा है विलियम बर्टन। ये दोनों भाई, जॉन बर्टन, मुझे नहीं पता कि खास भाई हैं जो भी है, लेकिन बर्टन बर्टन से मैं मेल कर रहा हूँ। जॉन बर्टन और विलियम बर्टन, ये ट्रेन की पटरियां बिछा रहे थे। अब कहाँ बिछा रहे थे, तो लाहौर, पाकिस्तान का शहर है, लाहौर से कराची। कराची बंदरगाह अभी हाल फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर में बहुत हाईलाइट रहा था, ठीक है, और ये रहता भी है कराची बंदरगाह। कराची बंदरगाह के मध्य रेलवे लाइन बिछा रहे थे। लाहौर से कराची बंदरगाह के मध्य इन्होंने रेलवे लाइन बिछाने का काम शुरू किया। अब अब देखना, जब ये रेलवे लाइन बिछा रहे थे, अब रेलवे लाइन बिछा रहे हैं तो उसकी खुदाई करेंगे। तो खुदाई करते करते इनको कुछ ईंट टाइप का स्ट्रक्चर मिला, समझ रहे हो। खुदाई के टाइम पे जब इन्होंने अंदर डिगिंग करी, अंदर खोदा, तो इन्हें लगभग कुछ ईंट टाइप का स्ट्रक्चर मिला। यही बाद में हम पढ़ेंगे कि यही ईंटें जो हैं वो किसकी थी, तो हड़प्पा शहर की ईंटें थी। मतलब इन्होंने यह खोजा कि इस धरती के नीचे, इस मिट्टी के नीचे एक ऐसी सिविलाइजेशन दफन है, या ऐसी सभ्यता दफन हो सकती है जिसमें पहले घर ईंटों से बनाए जाते थे। पहले के घर ईंटों से बनाए जाना, मैं बार बार इस पे जोर दे रहा हूँ, इसका मतलब यह है कि पहले के घर या पहले के सिविलाइजेशन ईंटों से बनाना बहुत बड़ी बात होती थी, सॉरी, बड़ी बात होती थी, ठीक है। फिर अब वापस से जब 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा पर प्रकाश डाला था, तो उसे इतनी कुछ खास चीज़ें हाथ नहीं लगी। लेकिन जैसे ही 1956 में 3 साल बाद जॉन बर्टन और विलियम बर्टन को ये लाहौर से कराची के बीच में जब वह रेल की पटरियां बिछा रहे थे, तो उन्हें क्या मिला, ईंटें मिली खुदाई के वक्त। तब वापस से आता है अलेक्जेंडर कनिंघम। अब इसको एक लीड मिलती है किसी भी चीज़ में, और सॉरी इस चीज़ में, कि हम कि इन दिनों भाइयों को जब रेल पटरियां बिछाते बिछाते ईंटें मिली, तो उसे एक लीड मिली कि यहाँ पर खुदाई करेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा। फिर 1861 में एक विभाग की स्थापना होती है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, या फिर कहें ब्रिटिश शासन द्वारा। उसे कहते हैं ASI, जिसकी फुल फॉर्म है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। क्या है इसकी फुल फॉर्म, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। एक बार आर्कियोलॉजिकल की जो स्पेलिंग है इसमें एल है ना,
ये एक बार आएगा, वापस लिख देता हूं मैं। तो क्या है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी स्थापना होती है, जिसे हिंदी में बोलेंगे, ये सही में यार क्या हो रहा है, इसको वैसे लिख देता हूं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में कहते हैं भारतीय पुरातत्व विभाग। भारतीय पुरातत्व विभाग या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, अब नाम से समझ में आ रहा, पुरातत्व विभाग यानी पुरानी चीजों के बारे में पता करने वाला विभाग, भारतीय पुरातत्व विभाग या एएसआई, जिसकी स्थापना कब हुई, 1861 में हुई। ठीक है, अब एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। स्टार डाल के लिखना, ठीक है। एएसआई के बारे में, इसकी स्थापना होती है 1861 में। अब किसी भी संस्था की स्थापना होती है तो उसके फाउंडर होते हैं, ठीक है। उसका एक मुख्यालय डिसाइड किया जाएगा, और पहले कहाँ था अब कहाँ है, और पहले मंत्रालय अब देखना, कोई भी सर्वे या कोई भी डिपार्टमेंट बनता है ना, तो ये अंग्रेजों के टाइम पे बनाए हुए डिपार्टमेंट, जैसे रेलवे डिपार्टमेंट, लेकिन अभी तक चल रहे हैं। तो इसके चाहे मुख्यालय बदल गए हों, लेकिन इसका मंत्रालय क्या है ये सब पता करते हैं। तो पहला फाउंडर जो होगा इसका, फर्स्ट फाउंडर एंड द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल, दोनों, फाउंडर एंड फर्स्ट डायरेक्टर जनरल। अब मैं इतनी देर से देखना, 1953 में अलेक्जेंडर कनिंघम, इसको बातें पता करनी थी, फिर उस टाइम पता नहीं चली, फिर 3 साल बाद जब जॉन बर्टन और विलियम बर्टन को लाहौर से कराची के बीच में रेल के पटरी बिछाते टाइम हड़प्पा सभ्यता की ईंटें मिली, तब वापस से 1956 आएगा यहाँ पे। 1956 में वापस से अलेक्जेंडर कनिंघम के कान खड़े हुए तो इसने 1981 में एएसआई की स्थापना करवाई। तो अब मैं कह दिया कि फाउंडर एंड फर्स्ट डायरेक्टर जनरल कौन होगा, तो अब अंडरस्टूड होने वाली बात है, कौन होगा, अलेक्जेंडर कनिंघम ही होगा फर्स्ट फाउंडर या फिर फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई। कब बनी, 1861 में बनी। ठीक है, अब इसका प्राचीन मुख्यालय, पहले जो मुख्यालय था, यानी पहले जो इसका हेडक्वार्टर था, वो कहाँ पर था, तो वो था कहाँ पर, कलकत्ता में। पहले जो अंग्रेजों के लिए सबसे बेस्ट जगह थी, जो उनकी सबसे मेन जगह थी, वो थी कलकत्ता। ठीक है, उसके बाद में फिर मुंबई और मद्रास बनी थी। अब वर्तमान में, अब प्रेजेंट टाइम पर 2025 में इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये है कहाँ पर, नई दिल्ली में। कहाँ पर है, नई दिल्ली में, जिसे अब किस नाम से जाना जाता है, तो उसे कहते हैं धरोहर भवन। ठीक है, एएसआई की स्थापना 1861 में। फाउंडर एंड फर्स्ट डायरेक्टर जनरल कौन है, अलेक्जेंडर कनिंघम। प्राचीन मुख्यालय कहाँ पर है, कलकत्ता में। वर्तमान मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली, जिसे कहते हैं क्या, धरोहर भवन। ठीक है, और फिर इसका मंत्रालय किस मंत्रालय के अधीन आता है, किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो ये आता है सांस्कृतिक मंत्रालय। सांस्कृतिक मंत्रालय, या फिर इंग्लिश में बोले तो कल्चरल मिनिस्ट्री के अंडर आता है अब वर्तमान में। ठीक है, और इसका एक आदर्श वाक्य है, जो इस जैसे मतलब आप अगर सांस्कृतिक मंत्रालय में
नई दिल्ली में धरोहर भवन का ये जो ASI का लोगो देखोगे ना, उस पे एक लिखा हुआ है उसका आदर्श वाक्य, जो कि संस्कृत में है। प्रत्यय कीर्ति मपारवनु, ये इसका आदर्श वाक्य हुआ। क्या हुआ? इसका आदर्श वाक्य हुआ। ठीक है, तो ASI 1861 में बना। फाउंडर अलेक्जेंडर कनिंघम, तो इसका फर्स्ट डायरेक्टर जनरल भी अलेक्जेंडर कनिंघम बना। प्राचीन मुख्यालय इसका कलकत्ता में था। वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ हो गया है? तो हो गया है नई दिल्ली में, अभी वर्तमान चल रहा है। धरोहर भवन के नाम से है। मंत्रालय किसके अधीन आता है अभी? तो सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन आता है। कल्चरल मिनिस्ट्री के अधीन आता है। आदर्श वाक्य क्या है? तो यह है, संस्कृत में है कुछ, प्रत्यन्न कीर्तिम प्रावण्णु। ठीक है, अब इसलिए अब ये जो शहर खोजा जाएगा वो पहले खोजा जाएगा हड़प्पा, तो इसलिए इसका एक नाम तो क्या हुआ? कहाँ गया? इसके विभिन्न नाम में से सबसे पहला नाम क्या होगा? हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा शहर पहली बार खोजे जाने के कारण। अब इसी का दूसरा नाम जो होगा वो होगा सिंधु। कौन से पेन में लिख रहे थे अपन उसको? ब्लैक में, इसको ब्लैक में लिखेंगे। ठीक है, दूसरा नाम होगा इसका सिंधु सरस्वती सभ्यता। सिंधु और सरस्वती दो नदियां थी इस सभ्यता के पास में, इसलिए इसे कहते हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता। अभी सरस्वती से नदी जो है वो विलुप्त हो चुकी है। पहले कहते थे कि जो थार का मरुस्थल है ना, इसमें सरस्वती नदी, इस तरफ सरस्वती नदी बहती थी, इसलिए इसे कहते हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता। तीसरा पॉइंट है, जो तीसरा इसका नाम है वो है कांस्य युगीन सभ्यता। अभी मैंने थोड़ी देर ऊपर पहले ही कांस्य मेसोपोटामिया से जब मैं इसका संबंध बता रहा था, कांस्य यानी इसको कहते हैं क्या? ब्रॉन्ज। अब कई लोग होते हैं जो कांस्य को तांबा समझते हैं, लेकिन कांस्य तांबा नहीं होता है। कांस्य होता है यानी ब्रॉन्ज होता है तांबा प्लस टिन का मिश्र धातु होता है। ब्रॉन्ज होता है तांबा और टिन का मिश्र धातु। तांबा इंग्लिश में बोलते हैं तांबे को कॉपर, प्लस हिंदी में टिन बोलते हैं। ठीक है, कांस्य को, कांस्य जो होता है वो तांबा और टिन का मिश्र धातु होता है। हिंदी में इसको कहते हैं मिश्र धातु होता है, हिंदी में कहते हैं कांस्य, और कॉपर प्लस टिन का मिश्र धातु होता है, इंग्लिश में कहते हैं ब्रॉन्ज। अब उस टाइम पे जो धातु थी, सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पे जो धातु खोजी गई थी उसे कहते हैं, वो धातु थी कांस्य, इसलिए इसे क्या कहते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। ठीक है, अब इसे एक सैंधव सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। जो मेन नाम है वो ये तीन नाम है, और एक सिंधु घाटी सभ्यता खुद नाम है ही मेन, और एक सैंधव सभ्यता भी कहते हैं, सैंधव सभ्यता, क्योंकि इसे सैंधव सिविलाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि इस टाइम पे पहले सैंधव लोगों के आसपास की सभ्यता थी ये। ठीक है चार, तो ये हो गया कि सभ्यता की सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, कि इसका नाम, अन्य नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, कितने साल पुरानी है, BCE ईसा पूर्व या ईस्वी किसे कहते हैं, कौन कौन से शहर मिले, क्या क्या मिला, किसके द्वारा खोजा गया, किस आसपास की सभ्यताओं की जानकारी हुई, एक बेसिक नॉलेज, खुदाई में क्या क्या मिला है। ठीक है विस्तार हम इसका अगली वीडियो में यानी कल पढ़ेंगे। फिर सिंधु घाटी सभ्यता, अब सभ्यता क्या होती है, सिंधु घाटी सभ्यता ही क्यों कहते हैं, किस नदी के किनारे होने के कारण कहते हैं, क्या कल्चर था, फिर इसके अन्य नाम, हड़प्पा सभ्यता, और हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, ASI क्या है यानी भारतीय पुरातत्व विभाग क्या है, कौन से अंग्रेज अधिकारियों ने इस पर प्रकाश डाला, और किसने इसकी खोज करी। तो 1921 में किसने करी थी? तो दयाराम साहनी ने करी थी हड़प्पा की खोज। पहले मैं थोड़ा गलत बोल गया था, RD बनर्जी, वो 1922 में RD बनर्जी मोहनजोदड़ो की खोज करेंगे। ठीक है
ठीक है, अब देखना, अब मैं ये बोल रहा हूँ ना सिंधु घाटी सभ्यता, तो आप आगे पढ़ोगे कि सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता, ये दोनों नाम से बाद में घोषित किया गया था, खोज होने के बाद में दोनों शहरों की। ठीक है, ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। आप अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक सपोर्ट बनाए रखें। चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वच्छ रहिए। दिवाली आ रही है, पटाखे भी फोड़ते रहिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।